सबसे पहले यह चेक करें कि क्या आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का हिस्सा बनने योग्य हैं या नहीं। प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर तो बनना एक थोड़ा सा एडवांस हो गया। पहले तो हमें यह देखना है कि भैया हम डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में इसका पार्ट बनने के लिए लायक है कि नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, आपसी संबंध बनाने की कला। अगर आप आपस में डाउनलाइन अपलाइन के संबंध बनाने में कामयाब नहीं है तो आप यहां पे फेल हो जाएंगे, आप योग्य नहीं है। यहां पे डाउनलाइन अपलाइन का रिलेशन ऐसा होना चाहिए जैसे कि मैं किसी पार्टी से हूं लेकिन बोलना जरूर चाहूंगा क्योंकि मुझे उनकी फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी लगती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जब भी अपना भाषण देते हैं, जब भी कोई कार्य होता है, सिर्फ खाली नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में उन्हीं की तारीफ करते हैं। जब भी बात करते हैं, किसी भाषण को सुन लेना आप, एक भाषण में करीबन 20 से 25 बार वो मोदी जी का नाम लेते हैं। और मोदी जी भी इतने कलाकार हैं कि अमित शाह जी जो भी स्टेज से बोलते हैं, उनकी भावनाओं से, उनकी विचारों से सोच लेते हैं कि मेरा ये साथी क्या बोलना चाह रहा है, और भांप करके फिर वो भी उस बात को बोलते हैं। इतनी अच्छी बाउंडिंग है, इतनी अच्छी फाइन ट्यूनिंग है उनके अंदर कि उनको अलग से मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, बातों बातों में एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं अपलाइन और डाउनलाइन। क्या आपकी टीम के अंदर ऐसा है? जी नहीं, आपकी टीम के अंदर ऐसा ही नहीं है। अपलाइन अलग जा रहा है, डाउनलाइन अलग जा रहा है। फिर अपलाइन का फोन आता है, हाँ भाई तुम्हारी डाउन में क्या चल, सर लोग सुनते ही नहीं है। अरे ससुरा सुनेंगे कहां से, तो रिलेशन तो इतने बढ़िया बना रखे साहब। रिलेशन भावनाओं के चक्कर में, इमोशंस के चक्कर में लोग अपनी जान भी देते हैं। आपका साथ देने की तो बात बहुत दूर की है, जान भी देते लोग। आप क्या कर रहे हैं? जब एक व्यक्ति इमोशंस के चक्कर में जान दे सकता है, किसी की जान ले सकता है, तो अगर अच्छे संबंध बनाए जाए तो आपके साथ में जिंदगी में काम नहीं कर सकता, वो पक्का कर सकता है। लेकिन हमारे रिलेशन इतने शानदार हैं कि उनकी तारीफ की जाए उतना कम है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि आपके अंदर आपसी संबंध बनाने की कला है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलिंग के योग्य नहीं हैं। अगर योग्य बनना चाहते हैं तो उसको डेवलप करें, संबंध बनाने की कला को डेवलप करें। अस्वीकृति से निपटने की क्षमता और कला, ना, जो लोग बोलते हैं ना, उससे निपटने की कला होनी चाहिए और क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। अब सुनाओ ना, कितने ना सुनाएंगे यार, हम तो ना सुनने के लिए तैयार हैं। और गाना भी तो है, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार, इकरार तुम्ही से कर बैठे। तो ना के बाद ही तो हाँ होती है यार। अच्छा एक बात बताइए, दिन के बाद क्या होता है? दिन के बाद क्या होता है? नाइट। और नाइट के बाद में क्या आएगा? क्या कभी ऐसा हुआ दिन नहीं आएगा ना यार। जिसने ना बोला है तो हाँ भी बोलेगा। अरे हमें जितनी भी ना सुनना चालू कर देंगे, पहले हमें ना सुननी है। जितनी आपने ना सुनने की कला सीख ली, उतनी आपकी झोली में हाँ आ जाएंगी, है ना सुनने से लोग डरते हैं। ना अस्वीकृति, यह है ना से निपटने की क्षमता। सुनाओ, कितना सुनाओगे ना। और कला होनी चाहिए, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अपनी कीमत बढ़ाने की कला। अपनी कीमत बढ़ा लोगे आप तो समझ लो फिर तो बल्ले बल्ले। लोग हमेशा इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं या नहीं। अगर आप अपनी डाउनलाइन की केयर नहीं करेंगे तो आपको छोड़ देगा। आप अपनी अपलाइन की केयर नहीं करेंगे, छोड़ देगा। लोग देखते हैं ना कितना मेरे को रेस्पेक्ट दे रहा है, कितना मेरी बात को सुन रहा है।
मैं सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन ये अलग अलग ही इसकी लीला चल रही है, तो सब समझ लेते हैं, कोई दिक्कतें होती हैं। संबंध बनाने की कला, संबंध बनाने की कला, रिश्ते, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको। रिश्ते आपके उत्पाद से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आपके पास में जो भी आपका ज्ञान है, प्रोडक्ट है, भैया उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं रिलेशन। रिश्ते आपको मिले अवसर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक अच्छा अवसर मिला है और आपकी रिलेशन खराब है, तो पहले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, रिलेशन आपके ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बाद में। अगर आपको नागमणि मिल जाए कहीं से, नागमणि मिल जाए जो कि आप जो बोलो वो बना देगी, नागमणि मिल जाए, नागमणि से भी ज्यादा पहले जरूरी क्या है? आपके रिलेशन। रिलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको दुनिया की कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज मिल जाए, अगर आप रिलेशन बनाने में कामयाब नहीं है, रिलेशन को संभालने में कामयाब नहीं है, तो आपकी वो सारी चीज जो भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज मिली है सब बेकार है। रिलेशन मस्ट। रिश्ते आपके बिजनेस प्लान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी को लाखों करोड़ रुपए कमाने का मौका दे रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके रिश्ते, रिलेशन, निपुणता, स्किल से ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बहुत ज्यादा योग्य हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपकी ज्ञान के, आपकी योग्यता के सामने तो कुछ भी नहीं सामने वाला, और आपकी रिलेशन अच्छे नहीं है, तो आपकी स्किल भी उस जगह पे जीरो है, क्योंकि आपकी रिलेशन नहीं है। सुंदर दिखना अच्छी बात है, लेकिन सुंदर के साथ में अंदर से रिलेशन होते हैं ना, सामने वाले को रेस्पेक्ट देना, तवज्जो देना, आदर सम्मान करना, महत्व देना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। असकृति को संभालना और झेलना, किसी के द्वारा आपके बिजनेस प्लान, प्रस्ताव को स्वीकार करने, मना करने, ठुकराने का भाव या डर। मान लीजिए आप कहीं पे जाते हो प्लान दिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, आप किसी सेशन के बारे में बताने के लिए, आप पहले से डरते रहते हो, अरे वो ना तो नहीं बोल देगा, अरे वो ना तो नहीं बोल देगा। अरे आप ना के बारे में सोचोगे तो ना ही बोलेगा ना। सबसे बड़ा डर है ना सुनना, डर। इसे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलिए आप, इससे बाहर निकल जाएंगे। अरे ज्यादा से तो क्या होगा, सामने वाला नहीं तो बोलेगा। आज तक किसी व्यक्ति ने, आपने सुना कि ना बोलने वाले व्यक्ति ने, कि आप प्लान दिखाने के लिए गए, आप इंफॉर्मेशन देने के लिए गए, अपनी योजना बताने के लिए, किसी ने ना बोल दिया तो उसको काले पानी की सजा हो गई, तिहाड़ जेल में भेज दिया। जितना आप ना सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या है माय डियर फ्रेंड्स, कम थोड़ी है। सुनिए ना, अस्वीकृति को संभालना, कोई बात नहीं, ना बोल रहा है, उसको हाँ में कन्वर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा ना। सुन लो, आप सुनना जरूरी है। सामने बोला ना, वो ठीक है, खुश हो जाओ। उसको हाँ में कन्वर्ट करना मैं बताऊंगा ना आपको, कैसे हाँ में कन्वर्ट करते हैं। चलेगा ना फिर तो। ना सुनना सीख लो आप ना ही सुनने के लिए तैयार नहीं हो। जब आप ना सुनने के लिए तैयार नहीं हो तो हाँ में आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले ना तो सुन लो आप। वैल्यू, 12 महीने की लगातार कड़ी मेहनत आपको 10 साल आगे ले जा सकती है। अपना समय बुद्धिमानी से निवेश करें। सिर्फ वैल्यू बढ़ाने से ही परिणामों में बहुत बड़ा अंतर आता है। वैल्यू बढ़ाने से जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, जो लोग बड़े बड़े प्रयास करने का वादा करते हैं, और खाली दोनों में अंतर है। एक वादा करता है और एक लगातार प्रयास करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि
दिसंबर की 1 तारीख लगने के बाद ही विचार बना लेते हैं कि भाई नई साल से तो मैं पक्का जिम चालू करूंगा, नई साल से तो मैं ये काम चालू करूंगा, नई साल से तो मैं सबसे पहले अपनी शरीर को सही रखने के लिए योगा करना चालू करूंगा। आप में से भी होंगे। अब मैं आपको एक मजेदार रियल स्टोरी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है जो उन्होंने जिम खोला, वहां पे लिखा हुआ था 1 महीने का जिम ज्वाइन करने की फीस है 5,000 रुपये और 1 साल का ऑफर लगा हुआ था 20,000 रुपये। आप समझ रहे हैं? आप 1 महीने की फीस 5,000 और 1 साल का लगा हुआ था 20,000। उसमें डेट डाली हुई थी कि इस डेट तक आप करेंगे तो आपको ये 20,000 में 1 साल का मेंबरशिप मिलेगी। अगर आप इस डेट में नहीं करते हैं तो आपको 30,000 रुपये हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई यार ये ऐसा क्यों है कि 1 महीने का तुम 5,000 ले रहा है और 1 साल का तुम 20,000 रुपये ले रहा है? बोले यार यही तो फंडा है। मैंने उससे पूछा, मैंने भाई थोड़ा सा डीपली बता यार। एज्यूम तो मैं भी कर रहा था, लेकिन उसने जब मुझे बताया तो उसने क्या बोला कि देख भाई सर, तो सबसे पहले तो क्या ना, दिसंबर से 1 तारीख से लोग चालू करते हैं कि जिम जाऊंगा जिम जाऊंगा जिम जाऊंगा जिम जाऊंगा। 31 तारीख तक वो सोचते हैं कि जिम जाना है और 31 तारीख को अगर वो पार्टी वार्टी मना लेते हैं तो उनकी 1 तारीख निकल जाती है नींद में। तो बोलते हैं कि यार अब 1 तारीख तो निकल गई, 1 तारीख का हमने कमिटमेंट किया था, अब तो 1 तारीख निकल गई, अब 1 फरवरी से करूंगा। कुछ लोग तो एक ऐसी कैटेगरी के होते हैं और ये बात तो मैं उससे इसलिए तो समझ रहा था क्योंकि मैं अपनी अक्सर ट्रेनिंगों में बोलता रहता हूँ। मैं सारी बातें तो मेरे समझ में आ रही भाई, लेकिन ये रेट का चक्कर क्या है ये बता। कि देख भाई, ये जो है बंदा आएगा, जोश में आएगा और मेरे को बहुत बड़ा बदलाव करने का है, प्रयास करने का है, आएगा मोटिवेट होकर के और मेरे को पूरे 1 साल की फीस दे के जाएगा 20,000 रुपये। मैं इसकी 20,000 रुपये रख लूंगा। मैं ये तुम्हें पता है कि ये 1 साल की फीस दे के जा रहा है, तुम ले क्यों लेते हो, उतना लॉस क्यों करते हो? यही तो मजे की बात है कि मुझे ये पता है कि ये ससुराल नहीं आएगा। बोले कैसे नहीं आएगा? बोले मैं बताता हूं कैसे नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये मेरे को दे के जाएगा 20,000 रुपये। उसके बाद में जैसे ये नीचे जाएगा तो वहां पे क्या ना, पासपोर्ट जो ऑफिस है ना उसके पास में नाइकी की, रीबॉक की शूज की दुकान है। तो इसको लगेगा अरे बड़ा बदलाव करने का है, अब तो मैं जिम जा करके फाट डालूंगा, ये कर दूंगा। घर वालों को बोलता है, पहले जाएगा मेरे को 20,000 रुपये देगा, उसके बाद में जाएगा रीबॉक के शूज लेगा 5,000 रुपये के, फिर ये टावल घर की तो चलेगी नहीं, फिर ये टावल भी लेगा एक बढ़िया सी 1,500 रुपये की, उसके बाद में फिर ये टी शर्ट भी लेगा, लोवर भी लेगा। ऐसे करके करीबन करीबन ये 30,000 रुपये ठंडे करेगा, 30-40,000 रुपये ठंडे करेगा। पहले दिन आएगा, ये जोश में आएगा, मैं इससे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करवाऊंगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करवाऊंगा, ये काम करेगा। उसके बाद में दूसरे दिन भी करवाऊंगा, इसको लगेगा कि हाँ मेरी अब मसल्स बन गई, बॉडी बिल्डर बनने वाला हूं मैं। ऐसे करके 4-5 दिन निकल जाते हैं उसको वार्म अप कराने में। जैसे ही थाइस की बारी आती है तो हम इसको क्या करते हैं कि सबसे इसको थाइस में हम पहले पुशअप करवाते हैं, पुशअप के बाद में फिर दंड बैठक करवाते हैं, उसके बाद में ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, फिर वो जो मशीन होती है पैर पे चलाने वाली उनको करवाते हैं। फिर इतना इतना मस्त हो जाता है कि ये सीढ़ियों से नीचे नहीं जा पाता है। जैसे ही घर पे पहुंचता है ऑफिस में इसकी हालत टाइट हो जाती है और ऑफिस में चिल्लाता रहता है। दूसरे दिन आकर के कैसे भी सोता है ये और रात में चिल्लाता रहता है। उसके बाद में बोलता है, घर वाले बोलते हैं कि भाई जिम नहीं जाने का, बोले नहीं जाने का है, अब तो कतई नहीं जाने का, बोले पैसे भरे भाड़ में जाए पैसे। जैसे इसके ऊपर प्रेशर आता है
ये एक साथ बदलाव करने की कोशिश करता है कि एक साथ में ही मैं क्या ना सारे के सारा मतलब भीम बन जाऊंगा, मैं एक साथ में ही क्या ना दारा सिंह बन जाऊंगा। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, उनकी जिंदगी में परिवर्तन होता है। एक साल से कुछ नहीं होता है। एक साल में कौन पहलवान बना है बताइए? आप एक महीने में क्या ना अच्छे बॉडी बिल्डर बन जाओगे? नहीं बनोगे। मैं आपको एक बढ़िया एक मेथड बताता हूं। 1 जनवरी को आप 100% तैयार हैं कि साहब मैं आज से परिवर्तन करना चालू करूंगा। आप 100% का सिर्फ रोजाना 1% बदलाव करें जिंदगी में, सिर्फ 1%। कितना? सिर्फ 1% बदलाव। 100% थे आप 1 जनवरी को, उसका आपने 1% किया, 2 जनवरी को कितना हो जाएगा? 101। 3 जनवरी को हो जाएगा 102.01, यानी 102.01। 31 जनवरी को हो जाएगा 134%। 28 फरवरी को हो जाएगा 178%। 31 मार्च को हो जाएगा 242%। 30 अप्रैल को हो जाएगा 326% और 31 दिसंबर को हो जाएगा 3740%। मैंने आपको बोला था पहले, ऊपर लिखा हुआ है 12 महीने लगातार कड़ी मेहनत करके आपको 10 साल आगे ले। अगर आप 1% भी बदलाव करने का रोजाना कमिटमेंट करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप 3740%, 100% एक तरफ है, 3740% आप लगा लो। कितना? आप 10 साल आप आगे चले जाते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं? बदलाव नहीं करना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, पुराना जो भी चल रहा है उसी पे चलना चाहते हैं। 2-4 शब्द बोलना सीख गए हैं, बस उनको लगता है कि यार हम तो अब भाषण देना सीख गए, लोगों को कैसे भी करके लपेट लेंगे, लोग हमारी बातों में आ जाएंगे। अब अरे यार अब तो कुछ नहीं है, बल्ले बल्ले टाई लगा लिया, बोला कि अब तो हम क्या ना बाबूजी बन गए, कोई तो हमारी टाई को देख करके हमारी बातों को, हमारी लपेटने वाली बातों को सुन करके आएगा। नहीं जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा। सिर्फ वैल्यू बढ़ाने से ही परिणामों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। 31 दिसंबर तक आप 3740% हो जाते हैं एक साल के अंदर। वैल्यू बढ़ाने की बात करता हूं। वैल्यू बलवान, शक्तिशाली, निपुण। आप मार्केट से 10 रुपए का भुट्टा लेते हैं, 10 रुपए का भुट्टा, ठीक है ना? अगर उसी भुट्टे को थोड़ा सा सिका हुआ ले लिया जाए तो वही भुट्टा 20 रुपए का हो जाता है। भुट्टा वही है, देखिए आप, है ना? इसकी कीमत कितनी हो गई? 20 रुपए। देन स्वीट कॉर्न अगर आपने ले लिया तो उसकी कीमत 50 रुपए हो जाती है। अगर आपने किसी थिएटर में पॉपकॉर्न मांग लिया तो उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तप, प्रयास, मेहनत, उससे 10 रुपए से सीधा 100 रुपए। क्या बढ़ा? वैल्यू। वैल्यू बढ़ी, वैल्यू बढ़ी। मक्का वही है, मक्का वही है, भुट्टा वही है, उसको अलग अलग तरीके से वैल्यू क्रिएट करके प्रस्तुत किया गया तो उसकी कीमत बढ़ती गई। मैं भी पहले, कुछ यहाँ पे हमारे नए साथी होंगे, उनके जैसा ही था। मैंने वैल्यू क्रिएट करने के लिए टूल्स लिए, सीखा, ऑडियो सुने, नोट्स बनाए, पीपीटी बनाई। जो भी काम प्रोफेशनल डायरेक्टर सेलर बनने के लिए थे वो मैंने लगभग सारे किए, सारे किए। वैल्यू क्रिएट हो गई, वैल्यू क्रिएट हो गई। पहले मैं साइकिल में चलता था,
क्यों? क्योंकि सिस्टम को साइड में कर दिया था। अरे क्या सिस्टम, काय का सिस्टम, लोगों से बात ही तो करनी है, कर लेंगे, काय का सिस्टम। लेकिन जब सिस्टम को समझ करके वैल्यू क्रिएट करना चालू किया, वैल्यू अपनी वैल्यू बढ़ाई, तो साइकिल से वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते BMW में आ गया और पिछले 11 साल से चला रहा हूं। मेरी डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहली गाड़ी सोनाटा, आज मेरे पास में तकरीबन 7-8 लाख रुपए की गाड़ी है। 7-8 लाख रुपए की गाड़ी है मेरे पास। 1,75,000 रुपए की है, कोई 1 लाख रुपए की है, कोई 90,000 रुपए की है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। शूज भी हैं, कपड़े भी हैं, जो मन करता ले लेते हैं। वैल्यू क्रिएट कर लिया। आप वैल्यू अपनी क्रिएट कर लेंगे, उस दिन आप अपनी कीमत मुंह मांगी लगा सकते हैं। आप अपनी वैल्यू बढ़ाते रहिए ताकि आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के लिए एक योग्य और मजबूत प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बन सकें। क्या बन सके? आप अपनी वैल्यू बढ़ाते रहिए ताकि आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के लिए एक योग्य और मजबूत प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बन सके। अब वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? एक छोटा सा सवाल। एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में नर्सरी से 12वीं क्लास तक की पढ़ाई के लिए कितना खर्च लगता है? आप बताइए। कुछ तो खर्च लगता होगा ना, नहीं लगता है? अच्छे से स्कूल में नर्सरी से लेकर के बच्चे को पढ़ाना है तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। किसी अच्छे कॉलेज में 12वीं करने के बाद में भाई 3-4 साल का कोर्स भी करना होता है, प्रोफेशनल कोर्स करना होता है, उसमें भी पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। आप कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइएगा टोटल करके। आप पहले आप बताइए मुझे, है ना। किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनने की एक एजुकेशन कॉस्ट होती है। आपने CA बनना है ना, आपने लॉयर बनना है, तो उसकी आपको एक कॉस्ट देनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनने के लिए एजुकेशन कॉस्ट होती है, एजुकेशन कॉस्ट होती है, और लोग हर फील्ड में इस कॉस्ट को पे करते हैं। लॉयर बनना चाहता है वो पे करता है, इंजीनियर बनना चाहता है वो पे करता है, डॉक्टर बनना चाहता है वो पे करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनने के लिए यह कॉस्ट पे नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफेशनल बनने के लिए कॉस्ट पे नहीं करना चाहता है। इसीलिए लोग असफलता का द्वार पे खड़े होकर के उसका मजा चखते हैं। प्रोफेशनल उसके लिए कॉस्ट पे नहीं करते। आप सोचिए ना, आप बताइए ना मुझे, आप हर जगह कॉस्ट पे की जाती है ना। आप इवन 1 kg शक्कर लेकर के आएंगे, उसकी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। आप अपने घर में आटा लेके आएंगे, उसकी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। आप सूट लेके आएंगे, कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। आप पॉइंटर लेके आएंगे, कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। आप पैनल लेके आएंगे, कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। आप लैपटॉप लेके आएंगे, कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। आप कैमरा लेके आएंगे, कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। हर चीज की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी मेरे भाई, हर चीज की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जितना आप ज्यादा हाई जाओगे उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। हाँ, छोटा मोबाइल चाहिए उसकी कम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अच्छा मोबाइल चाहिए उसकी 2 लाख कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर, अच्छे प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और विडंबना यह है कि लोग कॉस्ट पे करना नहीं चाहते। उनमें से यहां पे भी कुछ हमारे ऐसे साथी होंगे
जो कि प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मान सम्मान कमाना चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, घोड़ा चाहते हैं, दुनिया की सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए कॉस्ट पे करना नहीं चाहते। उनके लिए संदेश, वो जिंदगी में जो सपने देखते हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। कॉस्ट पे करना चालू की, हमने भी तो कॉस्ट पे किया ना यार, हमने कॉस्ट पे नहीं किया, हमने कॉस्ट पे किया। हम जब हमने कॉस्ट पे किया सीखने के लिए, हमने क्या क्या दिया, टूल्स लिए, हमने साउंड सिस्टम लिया, हमने आवाजा की मशीन ली, हमने गाड़ी ली, कैसे भी इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या लग सकता है वो सारी चीजें लगाई। प्रोजेक्टर हमने लिए, आज मेरे पास में स्लाइड वाले प्रोजेक्टर 4 पड़े हुए हैं, एलसीडी मेरे पास में 4-5 पड़े हुए हैं। पे किया ना, 8 लैपटॉप है मेरे पास, स्टूडियो लगवाया 15 लाख रुपए का, मैं कॉस्ट पे कर रहा हूं उसकी। क्यों? वही मैं चाहता हूं कि आप रेस वाले घोड़े बने, लेकिन आप चाहते हैं कि साहब हम तो बैंड, शादी में बैंड के सामने बजता है जो चलता है ना घोड़ा, वही ठीक है, भरे रहो वही बनो ना यार, किसने मना किया है? तभी तो परसेंटेज निकल के आएगी ना, 95% और 5%। 2-4 लोग तो मुझे मिलेंगे 5% वाले, मैं समझ लूंगा मैं सफल हो गया, मेरा ये 15 लाख रुपए लगाना सफल हो गया, मेरा यहां पे बताना, खड़े होकर के बात करना, ये सफल हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप निकर में बैठे हो, आप लोअर में बैठे हो सकता है आप इस मीटिंग को लेट के देख रहे हो। मैं कंटिन्यू 6:30 बजे से 9:30 3 घंटे आपके सामने बरकरार बात कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं ना आपसे। और मैं ड्रेस पहन के क्यों आया हूं पता आपको? ड्रेस का बड़ा महत्व होता है, फीलिंग्स आती है, इससे फीलिंग। जब आर्मी वाले व्यक्ति को देखोगे ना वर्दी में तो फीलिंग आती है, पुलिस वाले को देखोगे फीलिंग आती है, फीलिंग आती है, इससे शब्द निकलते हैं, इससे बात निकलते हैं, इसके हवा निकलते हैं। लोअर में पहन करके अटेंड करोगे तो लोअर जैसे ही आएंगे ना, निकर पहन के अटेंड करोगे तो निकर जैसे ही आएंगे। प्रोफेशनल ड्रेस कोड में पहन करके आप बैठोगे, अटेंड करोगे तो फीलिंग्स आएगी, भाव आएंगे। ड्रेस कोड का ये फर्क रहता है। एक सर्कस था बहुत बड़ा, उसमें किसी ने प्रस्ताव रखा कि भैया तुम सर्कस चलाते हो, सर्कस का जमाना गया, अब तुम रामायण इसमें करो, तो हमारे गांव में रामायण करो। बोले ठीक है भाई, रामायण कर लेंगे। रामायण करने के लिए प्रस्ताव रखा गया, तो उसमें क्या है ना, आपने देखा कि सर्कस में, रामायण में क्या है ना, वो टेंट वेंट लगाए जाते। तो एक व्यक्ति वहां पे क्या कर रहा था कि वो थोड़ा पीने का शौकीन था, ड्रिंक व्रिंक कर लिया करता था, और उसको काम दिया गया था, ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं वो, तो रस्सी पकड़ने का काम दिया गया। तो भाई तो जब भी ये रस्सी हिलती है ना स्टेज वगैरह, तो इसको रस्सी को पकड़ के रखने का। बोले ठीक है। अब उसको रस्सी तो पकड़नी है ना, उसने कौन सा वो उसमें टेक्निकली काम करना है। वो क्या करता था, जैसे ही रामायण वगैरह चालू होती थी, अपना लगा के आया और रस्सी पकड़ के बैठ गया। उसने कौन सा उसमें टेक्निकली बात करनी, से दिमाग लगाना है, खाओ पियो पकड़ लो। ऐसे ही वो करता रहा, लेकिन वो ध्यान देता था सारी चीजों को कि राम जी क्या कर रहे हैं, राम जी के रोल में क्या है, हनुमान जी के रोल में क्या है। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी का जो रोल करने वाले थे उनकी तबीयत खराब हो गई। अब उनकी तबीयत खराब हुई तो अब हनुमान जी का कोई रोल करने के लिए नहीं। तो आपने कभी कभी बड़े हॉस्पिटलों में देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ में जो असिस्टेंट रहते हैं ना, हेल्पर जो रहते हैं, डॉक्टरों से भी कभी कभी क्या अच्छा ऑपरेशन कर लेते हैं वो।
क्योंकि वो सारे ऑपरेशन को बड़ी गहराई से देखते हैं। उनको एक ऐसा रहता है कि मैं यार बड़ा डॉक्टर हूँ, इसको ऐसे पता है, इसको ऐसे पता है, लेकिन वो सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से सीखने की कोशिश करते हैं। मेरी भी नज़र में ऐसे थे, मैंने देखा था उनसे, मैंने यार तुम तो डॉक्टर साहब नहीं आते तो ऑपरेशन कर लेते यार, मैं इतना प्रैक्टिस है यार, मैं सब डॉक्टरों के साथ में मैंने ऑपरेशन किया है। तो उनको अनुभव बड़ा अच्छा। तो उन्होंने सोचा भाई हनुमान जी की तबीयत खराब हो गई, काम करते हैं, कोई व्यक्ति तो है नहीं, इसी को खड़ा करते हैं। अब उसको बोला चल भाई, बोले कहाँ, अरे चल तो सही तुम। अब उसको लेके गए, ड्रेस वेस पहना करके, बोला तेरे को आज कैसे भी लाज रखनी है, नहीं तो तेरी सैलरी कट जाएगी और तेरे को पेमेंट नहीं मिलेगा, तेरे को नौकरी से बाहर निकाल देंगे। हनुमान जो बनते थे उनकी तबीयत खराब हो गई है, तेरे को हनुमान बनना है। बोले हनुमान बनना है, बोले नौकरी चले जाएगी देख ले। बोले ठीक है बन जाता हूँ। जैसे ही वो पहन करके गदा लेके गया, जैसे उसकी स्टेज पे एंट्री हुई तो लोगों ने क्या बोलना है आप बताइए, क्या बोलना है, क्या बोलना है। चाहे वो पहले कुछ भी करता था, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ड्रेस उसने किसी कौन सी पहनी थी, पोशाक उसने कौन सी पहनी थी, हनुमान जी की। सब लोगों के सामने जैसे ही गदा लेकर के आए तो सब लोगों ने बोला जय हनुमान, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली महाराज की जय। तो आप समझ रहे हैं, आप मतलब ड्रेस से ही इतना बड़ा फर्क पड़ता है मेरे भाई, कि उसके अंदर कौन है उससे लेना देना नहीं है। दो रास्ते हैं, एक आसान और एक सही। एक आसान है और एक सही है। सही रास्ता कभी आसान नहीं हो सकता है, उसमें कठिनाई आएंगी, और आसान रास्ता कभी सही नहीं हो सकता है। दो दरवाजे, इस पर स्वयं के लिए विचार करें और सोचें। एक दरवाजा जो है वो बंद है और एक सफलता की तरफ ले जाता है, खुला हुआ है। सही रास्ते में अधिक समय, धन, ऊर्जा लगती है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है। उतार चढ़ाव आते हैं सही रास्ते में। चढ़ाई पे टॉप पे जाना है तो ऐसे सीधे सीधे थोड़ी जाएंगे भाई, उतार चढ़ाव आएंगे। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाना है, टॉप फ्लोर तक जाना है, तो सीढ़ी आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे उसमें, सीधी सी बात है। सही रास्ते पर चलने में लंबा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग का सम्राट नहीं है जो कम समय के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं। कम समय के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं, तुरंत पैसा चाहिए उनको, उन लोगों के लिए नहीं है ये। सही रास्ते पे चलने में लंबा समय लगता है। 7 दिनों में उत्साह भी खत्म होने लगता है। जब चलते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, जैसे मैंने बताया ना जिम के बारे में, 1 तारीख को बड़ा जोश था, 1, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक बड़ा, लेकिन 28 का नंबर आया, उसके बाद मैं छोड़ दिया भैया, छोड़ दिया मैंने कि मैंने जिम में नहीं जाना है। 7 दिन में ही उनका उत्साह खत्म होने लगता है सही रास्ते पे चलने। फिर क्या होता है, बहुत जल्दी हार मानने का मन करता है। अरे यार इतना पेन कौन उठाएगा यार, थाइज मरवा लिया, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी आफत में कौन पड़ेगा, और पहले ही ठीक थे यार, कोई जिम विम नहीं, सब बंद करो, जूते वूते जो भी आ गया 30, अरे भाड़ में जाने दो, रख दो, वैसे ही पहन लेंगे, टावल यूज कर लो, मेरे को जिम में नहीं जाने का है। पेन तो सहन करना पड़ेगा, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। बॉडी अच्छी बनानी है तो पेन सहन करना पड़ेगा, दर्द रोजाना होगा, मसल्स पेन करेंगी, उनको खुराक देनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है। सब कुछ इतना आसान होता तो आज 95% लोग सफल होते और 5% लोग असफल होते। आसान नहीं है, इसीलिए 5% लोग सफल हैं और 95% लोग असफल हैं। इसीलिए परसेंटेज ऊपर नीचे होती है, क्योंकि लोग दर्द सहन नहीं करते हैं, पेन सहन नहीं करते हैं, पीड़ा सहन नहीं करते हैं, उसके लिए समय नहीं देते हैं।
सही है जी। बहुत जल्दी हार मानने का मन करता है। सही रास्ता कठिन होने के कारण क्या करते हैं लोग? सही रास्ता कठिन होने के कारण लोग उसी आसान रास्ते पर यानी सामान्य पैटर्न पर वापस चले जाते हैं। अरे यार ये नहीं होगा, ये लिस्ट बनाओ, ये प्लान दिखाओ, ये करो, यार ये तो पहले वाली कंपनी ठीक थी, उसी में जंप लगा के चले जाओ, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ठीक थी। यहाँ पे तो ट्रेनिंग अटेंड करो, फिर यहाँ पे सेशन अटेंड करने के लिए जाओ, अरे पहले ठीक है। ये क्या करते हैं? दोबारा रिटर्न होकर के होता चले जाते हैं सामान्य पैटर्न पे, नॉर्मल पैटर्न पे चले जाते हैं। फिर को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इनके लिए दरवाजे बंद हैं। फिर उनको पैसा आएगा, ना समय की आज़ादी मिलेगी, ना रेस्पेक्ट मिलेगा, ना मान सम्मान मिलेगा। इनके लिए सारे दरवाजे बंद, क्योंकि ये दोबारा लौट करके चले गए, इन्होंने प्रयास ही नहीं किया।